क्लास 8th हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं और उस लेसन का कुछ पार्ट हमने कर दिया था। हमने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन सब समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा था। इन्होंने कौन कौन से बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाई थी, इनके बारे में मैंने पढ़ा। अभी हम आगे और चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा जाति और समाज सुधार। हमने अभी अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जो जातियां थी वो गैर बराबरी के विरोधी भी थे। उनके अंदर गैर बराबरी की थी, यानी आपस में बराबर नहीं थी, और उनमें कई एक दूसरे के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने इस जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। अर्थात राजा राम मोहन राय ने क्या किया, भी एक पुराना ग्रंथ था, बौद्ध धर्म ग्रंथ, उसमें जाति व्यवस्था जो आज की हमारी समाज में फैली हुई थी उस टाइम, उसका अनुवाद किया, क्योंकि वो दूसरी भाषा में लिखा हुआ था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था, यानी एक ही ईश्वर की संतान है सभी, इस बात पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। अर्थात जातियों के बीच में जो भेदभाव था, जातियों को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 1840 में बम्बई में एक परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे लोग ऊंची जातियों के थे, यानी सुधार करने वालों में कई लोग ऊंची जातियों के थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे। अर्थात जिन लोगों की जिम्मेवारी ये थी कि समाज में फैली जातियों में जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर कैसे किया जाए, परंतु जो लोग इस काम को करने के लिए नियुक्त किए गए थे वे ही लोग आपस में भोजन और एक दूसरे को स्पर्श करना मामले में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई ऐसे लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे, जातियों में जो भेदभाव होता है इसके विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। ईसाई प्रचारक जो थे वो जो दबे कुचले लोग हैं, जैसे आदिवासी समुदाय हैं, निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे ताकि वे शिक्षा ग्रहण करके अपना विकास कर सकें, जो समानता की लहर है उसमें अपने आप को पा सकें, ढूंढ सकें अपना रास्ता। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उस समय बहुत सारे गरीब शहरों में नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे, अर्थात बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। उस समय जो गरीब जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा था वे नौकरियों की तलाश में शहरों में जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। आप लेसन नंबर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और पढ़ भी चुके हैं भी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया गया था। अर्थात ये उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जो चैप्टर आपका कट चुका है, उसके अंदर ये सारे थे, यानी ये नए नए काम होने थे और इन कामों के लिए मज़दूरों की आवश्यकता थी। और मज़दूरों की जब आवश्यकता होती है तो आप सबको पता है कि मज़दूरी बढ़ गई थी, रेट बढ़ गए थे। इनके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों। पालकी क्या होती है अभी? पालकी एक लकड़ी की बनी हुई
रिक्शा सी होती है लेकिन उसमें पहिए नहीं होते, उसको 4 व्यक्ति उठा के ले चलते हैं। रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। ये जो श्रम था अर्थात मेहनत थी, ये कहाँ से आई? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। मजदूरी की मांग बढ़ रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे नीची जातियों के लोग थे, निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कठोर था, परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अर्थात ये जो कठोर काम था, ये उस काम से ज़्यादा इनको लगता था, आसान लगता था, जब ये गांव में रहते थे और निचली जातियों के लोगों को, जो ऊंची जातियों के लोग हैं, उनका अपमान करते थे, उनके बच्चे उनको धमकाते थे। किसी भी समानता का कोई इनके जीवन में कोई मूल्य नहीं था। तो इन सब से ये सोचते थे कि ये चाहे काम कठोर हो, मेहनत का हो, लेकिन इनको संतुष्टि मिलती है। ये जो जहाज़, एक चित्र दिखा रखा है अभी जहाज़ का, पानी वाले जहाज़ का। तो एक कुली जहाज़ 19वीं शताब्दी में जॉन एलेन नामक इस कुली जहाज़ के द्वारा भारतीय जहाज़ों को मॉरिशस ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे और उनमें से ज़्यादातर निचली जातियों के लोग होते थे। अब ये बीच में दे दिया अभी, जूते कौन बना सकता है? जूते आप सबको पता है कि नीची जातियों के लोग बनाते थे। चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिसे गंदा और दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। अर्थात कई जो ऊंची जाति के लोग थे, इनको इस काम के प्रति घृणा थी। तो जो परंपरागत रूप से काम करते आ रहे थे इनके बाप दादा, तो वे ही इस काम को करने के लिए तैयार हो गए और ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। जूते बनाते हुए मदिगा समुदाय के लोग, आंध्र प्रदेश में है ये मदिगा समुदाय। मौजूदा आजकल का जो आंध्र प्रदेश है, उसमें मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। अछूत, जिसको कोई छू ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। वे पशुओं के समूह को साफ करते हैं, चमड़ा तैयार करते हैं और चप्पल जूतियाँ बनाने में एक्सपर्ट थे, माहिर थे। इसके अलावा हम वही पुराने पॉइंट पर आते हैं अभी। तो इसके अलावा दूसरे तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की ज़रूरत बढ़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब इससे आगे चलते हैं अभी। ये देखिए, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। ये दुबला समुदाय है गुजरात का। दुबला समुदाय मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। अर्थात ये सारे जो लोग हैं मजदूर के रूप में, ये सवर्ण अर्थात ऊंची जाति के लोगों के पास काम करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में छोटे मोटे काम करते थे। अब ये देखिए भी, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। सरकारी स्कूलों में अछूत जो लोग थे उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को ख़राब न करें, गंदा न करें, क्योंकि उनको उस टाइम समाज अछूत मानता था और नहीं चाहते थे कि वे ऊंची जाति के लड़कों के बीच में बैठकर पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। इसमें
समाज सुधार के काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो निचली जाति के लोग हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं पढ़कर, और इसको आप अच्छी तरह से समझना। थैंक यू।